प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, और इस एक्सरसाइज के टोटल 12 क्वेश्चन है, जिसमें पहले 11 क्वेश्चन जो है आप लोगों ने खुद करने थे। आसान ही है, जस्ट मैट्रिसेस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है। तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो है वो ठीक रहेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये वाले क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो मैं आप लोगों को आज करवा देता हूँ। उसमें जो थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होना है मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये है, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन शो दैट। तो पहला पार्ट ये है कि आप लोगों ने ये शो करना है या प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ए और बी की पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं दी गई। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 11 में ए या बी मैट्रिक्स जो है पर्टिकुलरली दिया गया था, तो आप लोगों ने पर्टिकुलरली चेक करना था ये वाला रिजल्ट। वैसे क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ए और बी जो मैट्रिसेस हैं उनकी पर्टिकुलर वैल्यूज या पर्टिकुलर मैट्रिसेस जो है आपको नहीं दिएगी, बल्कि आप लोगों ने जनरली जो है वो चेक करना है कि जो 3 पार्ट्स दिए गए हैं, ये 3 पार्ट्स जो है वो इनमें जो इक्वालिटीज़ हैं, इनइक्वालिटीज़ जो है दी गई हैं वो ट्रू है या नहीं है, या उनको आप लोगों ने इनफैक्ट जो है वो प्रूव करना है कि वो इनइक्वालिटी जो है वो सही लिखी हुई है। तो पहले पार्ट में जो इनइक्वालिटी लिखी हुई है वो ये है कि अगर ए प्लस बी दो मैट्रिसेस के सम को अगर हम मल्टीप्लाई करें ए माइनस बी उन्हीं मैट्रिसेस के डिफरेंस के साथ, तो रिजल्ट में हमारे पास आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैट्रिसेस के केस में जो है वो नहीं आता। ठीक है, नंबर्स के केस में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जब भी दो नंबर्स को आपस में इस तरह ऐड करते हैं, ए और बी लेट से दो नंबर है उनको हम आपस में ऐड करेंगे, उसके बाद उन्हीं नंबर्स के डिफरेंस जो है वो ए माइनस बी जो कि उन नंबर्स का डिफरेंस है, उन नंबर्स के डिफरेंस के साथ जो है वो ए प्लस बी को जो है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास आता है ए स्क्वायर पहले नंबर का स्क्वायर और माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो रियल नंबर के केस में तो ये कंडीशन जो है या कह लें कि ये फार्मूला जो है वो ये होल्ड करता है, ये ट्रू होता है। मैट्रिसेस के केस में ये फार्मूला या रिजल्ट जो है वो ये होल्ड नहीं करता। ठीक है, रियल नंबर के केस में क्यों होल्ड करता है, अभी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि रियल नंबर के केस में ये फार्मूला या रिजल्ट जो है वो क्यों होल्ड करता है या कैसे होल्ड करता है। तो आप जो लेफ्ट हैंड साइड है जिसको आप राइट हैंड साइड की इक्वल कह रहे हैं, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। ए प्लस बी जो है वो ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। ये जो सबसे पहले ए है इसको इस ए माइनस बी वाले ब्रैकेट में जो नंबर्स आ रहे हैं उनके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ए है इसको दूसरी ब्रैकेट के ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आपके पास आ जाएगा ए इंटू ए। उसके बाद इसी ए को जो है वो दूसरी ब्रैकेट का जो माइनस बी है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आपके पास आ जाएगा ए इंटू बी, और साथ में माइनस का सिंबल आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे बी के साथ जो है माइनस लगा हुआ है। तो ये तो होगी ए की मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो बी है अब इसको दूसरे ब्रैकेट के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे प्लस बी इंटू ए, और इसी बी को जब हम इस माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस बी इंटू बी। और ये मैं किस साइड कहाँ से लिख रहा हूँ, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड कहाँ से लिख रहा हूँ, ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है उसकी लेफ्ट हैंड साइड कहाँ से लिख रहा हूँ। अब ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास नेक्स्ट इक्वालिटी को इसको जो है कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे आप लोग, तो ये आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर और उसके बाद माइनस ए बी, और ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, डी ए लिखा हुआ है, क्योंकि नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे। और आपको पता है नंबर्स के केस में अगर आप चाहे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें या अगर आप जो है वो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, दोनों केसेस में आपके आंसर हमेशा इक्वल आते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कि हम इनकी साइड चेंज कर सकते हैं, चाहे बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें चाहे ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर नंबर के केस में हमारा इक्वल ही आएगा हमेशा। इसलिए हम प्लस बी ए की जगह जो है वो प्लस ए बी लिख देंगे, दोनों की साइड चेंज कर देंगे। नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ये नंबर्स की बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं। उसके बाद नेक्स्ट अब जब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस ए बी और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस ए बी। ये तो माइनस ए बी और प्लस ए बी जो है ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इन दोनों हमारे पास जो है वो आंसर में क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर। और ये क्या है, ये नंबर के केस में इसी इक्वालिटी या फार्मूले की राइट हैंड साइड है। तो देख सकते हैं हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया है, और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद हमने आंसर हमारा जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल जो है वो प्रूफ कर दिया है। तो ये नंबर के केस में तो ये फार्मूला होल्ड करता है, आप लोगों को ज़बानी भी याद होगा ये वाला फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र।
तो ये होती होगी नंबर की बात। अब बात करते हैं मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस के केस में ये वाली जो इनइक्वालिटी लिखी हुई है ये होल्ड नहीं करती, ठीक है। कैसे होल्ड नहीं करती, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैट्रिसेस की का रिजल्ट लिखा हुआ है ये वाला, इसके अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें तो उसको जो है सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि हमारा आंसर जो है वो इन दी एंड यहाँ पे क्या आता है, फिर पता चल जाएगा कि मैट्रिसेस के केस में ये रिजल्ट जो है वो होल्ड क्यों नहीं करता। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये मैट्रिसेस की बात हो रही है, पहले नंबर्स की बात हो रही थी। अब ये दो मैट्रिसेस का सम और दो मैट्रिसेस का डिफरेंस दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, मैट्रिक्स ए जो है वो इस मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यही मैट्रिक्स ए जो है वो माइनस मैट्रिक्स बी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप आंसर लिखते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन का। मैट्रिक्स ए जब मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर पहले ये आ जाएगा ए इंटू ए। उसके बाद मैट्रिक्स ए जब मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस ए इंटू बी। उसके बाद इसी तरह मैट्रिक्स बी जो है मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई होगा पहले, उसके बाद मैट्रिक्स बी जो है वो माइनस मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाई होगा आपके पास मैट्रिक्स ए के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा बी इंटू ए। याद रखना बी इंटू ए आएगा क्योंकि बी आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है और ए आपका जो है वो राइट हैंड साइड पे है। तो बी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से ए के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आपने लिखना है तो यहाँ पे अपने बी को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना देना है और ए को अपने राइट हैंड साइड पे लिखना देना है, क्योंकि साइड जो है मैट्रिसेस में मैटर करती हैं। जो मैट्रिक्स जिस साइड पे आ रहा है उसको उसी साइड में रहने देना है, अपने अपने अपनी मर्जी से जो है वो उनकी साइड को चेंज नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट ये जो बी है इसको माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा माइनस बी इंटू मैट्रिक्स बी। उसके बाद नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ए मैट्रिक्स जब मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मैट्रिक्स ए का स्क्वायर। और उसके बाद ये जो मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस मैट्रिक्स बी का स्क्वायर। और ये जो दरमियान में दो आंसर आपके पास आ रहे हैं, एक आंसर आपके पास आ रहा है माइनस ए बी, दूसरा आंसर आपके पास आ रहा है प्लस बी ए। अब ये ए बी और बी ए क्योंकि हमें पता है आपस में हमेशा इन जनरल मैट्रिसेस में इक्वल नहीं होते, ठीक है। दो मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें, एक मैट्रिक्स को अगर आप बी से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसी तरह बी मैट्रिक्स को अगर आप जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों केसेस में आपका आंसर जनरली जो है इक्वल नहीं होता। मैट्रिसेस के केस में, नंबर के केस में ये आंसर इक्वल होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कोई से भी दो नंबर है, लेट से स्मॉल बी, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह, तो अगर आप बी को पहले लिख के फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी आपका आंसर नंबर के केस में सेम ही आएगा। लेकिन मैट्रिसेस के केस में ये इक्वलिटी जो है वो होल्ड नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैट्रिसेस के केस में क्योंकि ए बी का आंसर बी ए के इक्वल नहीं है या बी ए का आंसर जो है वो ए बी के इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो बी ए लिखा हुआ है इसकी जगह हम जो है वो ए बी नहीं लिख सकते, ठीक है। अब अगर ए बी नहीं लिख सकते तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस ए बी जो है इस प्लस ए बी के साथ कैंसिल आउट भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि यहाँ पे हम बी ए बी लिख ही नहीं सकते। कैंसिल आउट तो तब होगा ना जब हम यहाँ पे ए बी लिखेंगे, तो ये माइनस वाला ए बी जो है इस प्लस वाले ए बी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे नंबर के केस में हुआ था। लेकिन यहाँ पे बी ए की जगह ए बी हम नहीं लिख सकते। अब बी ए की जगह अगर हम ए बी नहीं लिख सकते तो ये जो माइनस ए बी है ये प्लस बी ए के साथ कैंसिल आउट भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, ठीक है। डिफरेंट कैसे हैं ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होती। आपस में इक्वल ना होने का मतलब क्या है कि दोनों क्या है, डिफरेंट मैट्रिक्स हैं, इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। तो कैंसिलेशन कब होती है, जब एक नंबर आपके पास नेगेटिव वाला हो या एक क्वांटिटी आपके पास नेगेटिव वाली हो, दूसरी क्वांटिटी आपके पास पॉजिटिव वाली हो। तभी दो क्वांटिटीज जब आपस में ऐड हो रही होती हैं तो उनकी जो है कैंसिलेशन हो जाती है। और यहाँ पे ए बी जो है नेगेटिव के साथ है और बी ए जो है पॉजिटिव के साथ है। लेकिन क्योंकि ये माइनस वाली क्वांटिटी कोई और क्वांटिटी है, ए बी वाली क्वांटिटी कोई और क्वांटिटी है, इसका आंसर कोई और आएगा। और जो बी ए वाली क्वांटिटी है इसका आंसर कोई और आएगा। तो दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, तो जब दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ डिफरेंट साइन के साथ आपस में ऐड हो रही हो तो उनके को जो है वो आप डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास आंसर लिखा हो, एक जगह लिखा हो -3 और एक जगह लिखा हो +3, तब क्योंकि सेम क्वांटिटी डिफरेंट साइन के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास ये लिखा हो -3 और दूसरी जगह ये लिखा हो +2
अब ये सब्ट्रैक्शन तो हो जाएगी, लेकिन दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करके आंसर जीरो नहीं आपको देंगी। ठीक है, क्यों नहीं देंगी? क्योंकि एक क्वांटिटी जो नेगेटिव वाली है वो कोई और है और दूसरी क्वांटिटी जो पॉजिटिव वाली है वो कोई और है। तो यहाँ पे आप दोनों को कैंसिल आउट करके जीरो आंसर यहाँ पे नहीं लिख सकते। और इसी जो है वो कंसेप्ट को यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है, इसलिए माइनस ए बी जो है वो प्लस बी ए के साथ जो है कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज जो है वो डिफरेंट है। ए बी और बी ए दोनों क्वांटिटीज डिफरेंट है। अगर इनके हम साइन चेंज कर देंगे तब भी एक दूसरे को जो के इफेक्ट को जो है वो टोटली कैंसिल आउट जो है वो नहीं करेंगे। मीन्स कैंसिल आउट होने के बाद आंसर हमारे यहाँ पे जो है जीरो नहीं आएगा। जीरो नहीं आएगा इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आंसर है वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल जो है वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? आंसर आपके पास यही आएगा, माइनस ए बी और प्लस बी ए। क्योंकि जनरल बात हो रही है, यहाँ पे हम इनको सॉल्व तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये पता है कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। अब कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो आपका आंसर जो है ये वाला आएगा इन दी एंड, ए स्केयर माइनस बी स्केयर और माइनस ए बी प्लस बी ए। और ये आपको क्लियरली यहाँ पता चल जाएगा कि ये ए स्केयर और माइनस बी स्केयर के इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? पता चल रहा है कि ऊपर ए स्केयर माइनस बी स्केयर के साथ साथ कुछ और भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है माइनस ए बी प्लस बी ए। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है? ए स्केयर माइनस बी स्केयर लिखा हुआ है। दोनों दो डिफरेंट जो है वो कहने के एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, तो दो डिफरेंट एक्सप्रेशन जो है वो क्या होंगे? आपस में इक्वल नहीं होंगे। क्लियरली आपको देखने में चल रहा है यहाँ पे सिर्फ ए स्केयर माइनस बी स्केयर लिखा हुआ है, और यहाँ पे ए स्केयर माइनस बी स्केयर के साथ कुछ और भी जो है वो हम लोगों ने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो ये वाला आंसर जो आपके पास आएगा और ये वाला आंसर क्या होगा? दोनों आपस में डिफरेंट होंगे। डिफरेंट होंगे मीन्स के आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि मैट्रिक्स के केस में जो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, इसका आंसर जो है वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल नहीं आता। और इसकी मेन रीज़न जो है यही है जो मेनली जो है इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में यूज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर दो मैट्रिसेस को ऐड करके उनका स्केयर ले लें तो आंसर आपका जो है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab इसके इक्वल नहीं आता। ठीक है, मैट्रिसेस के केस में ऐसा आपके पास आंसर जो है वो नहीं आता। लेकिन आप लोगों को पता है, आप लोगों ने फार्मूला याद किया हुआ होगा कि नंबर्स के केस में ये इक्वलिटी जो है वो होल्ड करती है। फॉर एग्जांपल दो नंबर्स हैं, एक नंबर आपके पास स्मॉल ए है, दूसरा नंबर आपके पास स्मॉल बी है। तो दोनों नंबर्स को जब आपस में ऐड करके आप उनका स्केयर करते हैं तो स्केयर करने के बाद आपका आंसर आता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर और प्लस 2ab। ये नंबर के केस में ये इक्वलिटी जो है वो होल्ड करती है, यहाँ पे इक्वल का सिंबल ही आता है। लेकिन मैट्रिसेस के केस में यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसकी भी सेम ही रीज़न है कि जब आप जो है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करेंगे नंबर के केस में, ये वाले लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये क्या है? ए प्लस बी का होल स्केयर है। तो ए प्लस बी के होल स्केयर का क्या मतलब है? ए प्लस बी के होल स्केयर का मतलब ये है कि ए प्लस बी जो है वो ए प्लस बी के साथ ही जो है वो अगेन दोबारा फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ए प्लस बी को जब ए प्लस बी से दोबारा फिर से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर के केस में, तो हमारे पास आंसर आएगा ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्केयर। तो ये हमारा नंबर के केस में आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। और क्योंकि नंबर्स के केस में ए बी और बी ए आपस में इक्वल होते हैं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे नंबर के केस में ये जो बी ए है इसकी जगह भी ए बी लिख देंगे। नेक्स्ट टाइम में जब इसकी जगह भी ए बी लिख देंगे तो ये भी आपके पास ए बी लिखा हुआ है, ये भी आपके पास ए बी लिखा हुआ है, दो ए बी आपस में ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा? प्लस 2ab बन जाएगा। और साइड में आपके जो है वो ए स्केयर और बी स्केयर जो है वो एज इट इज जो है वो नीचे आ जाएंगे। तो इन दी एंड आपके पास जो है वो नंबर के केस में ये वाली राइट हैंड साइड जो है बन जाएगी। लेकिन मैट्रिसेस के केस में जो है आपको ये वाली राइट हैंड साइड जो है वो नहीं बनेगी, क्योंकि मैट्रिसेस के केस में आपको पता है क्या होता है। मैंने आपको पहले पहले पार्ट में भी बताया है कि मैट्रिसेस के केस में अगर आपके मैट्रिसेस हो ए और बी, तो बी ए का आंसर जो है वो ए बी के इक्वल नहीं होता। जो मैट्रिक्स का ये वाला आंसर है बी ए, ये वाला आंसर जो है वो ए बी के इक्वल जो है वो नहीं होता। मीन्स बी ए की जगह आप ए बी जो है मैट्रिसेस में नहीं लिख सकते। जब आप नहीं लिख सकेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप 2ab ये वाला जो मैट्रिसेस के क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड में बना हुआ है, ये वाला भी जो है वो कह लें कि क्वांटिटी जो है वो नहीं बना सकेंगे, एक्सप्रेशन जो है वो नहीं बना सकेंगे मैट्रिसेस के केस में। इसलिए आपका जो है वो मैट्रिसेस के केस में ये वाला फार्मूला भी जो है वो होल्ड नहीं करता। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट में, ये भी होल्ड नहीं करेगा। इसका सोल्यूशन आप लोगों ने कैसे करना है? ए प्लस बी जो होल स्केयर है, हमने प्रूव करना है कि उसका स्केयर जो है वो
इसके इक्वल नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड जो ले लेंगे इस क्वेश्चन नंबर 12 में सेकंड पार्ट में जो इनइक्वालिटी दी गई है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको सॉल्व करके देखते हैं कि वाकई हमारा आंसर जो है इसकी इक्वल आता है या नहीं आता। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या मतलब है, ए प्लस बी जो है मल्टीप्लाई होगा अगेन आपके पास जो ए प्लस बी है उसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई होने का क्या मतलब है कि ए पहले जो है वो इस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये जो बी है ए के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर इस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ए इंटू बी आपके पास आंसर आ जाएगा ए बी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इस बी की बारी आएगी मल्टीप्लिकेशन करने की। बी जब एक साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई ए, और बी जब बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब क्योंकि जब दो क्वांटिटी सेम हो, जैसे फॉर एग्जांपल ए और ए दोनों क्वांटिटी सेम हो, अगर हम इनको आपस में ऐड करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है, आंसर उसका 2 टाइम्स आ जाता है। तो यहाँ पे भी 2ab जो है वो तब ही आएगा अगर हमारे पास दो ए बी जो है वो 2 बार ऐड हो रहा हो। ठीक है, आपके आंसर में यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ए बी तो लिखा हुआ है, लेकिन जो दूसरा बी ए है इसकी जगह हम जो है ए बी नहीं लिख सकते। यहाँ पे ए बी के इक्वल ये वाला जो है बी ए नहीं है, इसकी जगह हम ए बी जो है वो नहीं लिख सकते। अब इसकी जगह अगर हम ए बी नहीं लिख सकते तो इसका मतलब ये है कि ए बी जो है 2 बार ऐड भी नहीं होगा। अगर ए बी 2 बार ऐड नहीं होगा तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 2 टाइम्स ए बी जो है वो आंसर में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे नॉट इक्वल का सिंबल आएगा, नहीं आएगा। और अगर 2 टाइम्स ए बी आंसर में आपका नहीं आया, इसका मतलब ये है कि ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र ये भी आपका आंसर में नहीं आएगा। आपके आंसर में क्या आ रहा है, आपके आंसर में ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो आ रहा है। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। ठीक है, और ये वाला आंसर आपका नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, ये वाला आंसर तब भी आ सकता है जब आपका यहाँ पे जो बी ए लिखा हुआ है ये ए बी के इक्वल हो, फिर आप इसको टू ए बी लिख दें। लेकिन ये जो बी ए लिखा हुआ है मैट्रिक्स के केस में ये ए बी के इक्वल नहीं है। यहाँ पे आप रीजन भी लिख सकते हैं, सिंस ए बी या बी ए लिख दें पहले चाहे तो, बी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी या ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इसलिए यहाँ पे ये जो 2ab है ये भी आपका आंसर में नहीं आएगा। आंसर में नहीं आने का मतलब ये है कि दोनों के आंसर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये वाला आंसर जो हमारे पास आया है ये वाला आंसर जो है वो इस एक्सप्रेशन से जो है वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट होने का मतलब ये है कि ये वाला एक्सप्रेशन जो हमारे पास आंसर में आया है वो इस एक्सप्रेशन के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ से आपकी जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट जो है प्रूव हो जाएगा कि मैट्रिक्स के केस में ए प्लस बी होल स्क्वायर का आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab के इक्वल नहीं होता। मेन कंडीशन रीज़न या कंडीशन यहाँ पे जो यूज़ हो रही है वो यही है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता मैट्रिसेस में, इसलिए नंबर वाला ये वाला फार्मूला जो है मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता। इसी तरह नंबर्स वाला एक और फार्मूला यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फार्मूला भी नंबर्स के केस में होल्ड करता है और ये वाला फार्मूला जो है मैट्रिक्स के केस में होल्ड नहीं करता, इक्वालिटी यहाँ पे नहीं आती। उसकी भी यही रीज़न है, जब आप लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करोगे तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट किया है, थर्ड पार्ट का भी आप इनको इस तरह कर सकते हैं। और एंड पे आप लोगों ने ये रीज़न दे देनी है क्योंकि बी ए जो है वो ए बी के इक्वल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे आपका ये वाला जो रिजल्ट बन रहा है राइट हैंड साइड में ए माइनस बी कुछ के का आंसर जो है वो इसके इक्वल नहीं आएगा। नंबर्स में ये वाला आंसर आपस में इक्वल आता है क्योंकि नंबर के केस में दो नंबर की साइड चेंज करके मल्टीप्लाई कर दें तभी आपका आंसर जो है वो सेम ही रहता है। मैट्रिसेस के केस में ऐसा नहीं होता। ये था एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है वो है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास डिफरेंट मैट्रिक्स के का आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जिस भी मैट्रिक्स का आप लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी होता है। ये डिटर्मिनेंट के ऊपर कंडीशन होती है। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स की बात हो रही हो तो उसके लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी होता है। दो मैट्रिक्स अगर आपस में ऐड हो रहे हो तो उनके लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना लाजमी होता है। दो मैट्रिक्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनमें पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज की इक्वल होनी चाहिए, ये कंडीशन होती है ऑर्डर के ऊपर। इसी तरह डिटर्मिनेंट के केस में जो मैट्रिक्स होता है, जिस मैट्रिक्स का लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जो है वो लाजमी होता है। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम उसका डिटर्मिनेंट भी जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हम लोगों ने डिफरेंट मैट्रिसेस जो हैं जो कि स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे डिफरेंट ऑर्डर के,
उनका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका वे जो है वो सीखना है। तो लेट से कोई भी आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट से 1 क्रॉस 1 के मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, फिर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात करेंगे। तो सांस से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, मीन्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास एक मैट्रिक्स, इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है। उसी तरह एक मैट्रिक्स कैपिटल एम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें भी एक ही रो और एक ही कॉलम है। तो एक ही रो एक ही कॉलम वाला मैट्रिक्स मीन्स 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो आपके पास, उसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या होगा। जो डिटर्मिनेंट की जो मैथमेटिकल नोटेशन है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है तो उसके डिटर्मिनेंट को आप इस नोटेशन से भी डिनोट कर सकते हैं। ये वाली जो नोटेशन होगी ये क्या बताएगी कि ये मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हम लोग जो है वो लिखने लगे हैं। या फिर आप जो है वो ये वाली नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, डी ई टी, डी टी का मतलब डिटर्मिनेंट और आगे ब्रैकेट में जो है उसके आगे ए लिख दें। इसका मतलब ये होगा कि हम क्या करने लगे हैं, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लिखने लगे हैं। या उसके अलावा आप ये भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा जो है वो इज इक्वल टू समथिंग, जो भी डिटर्मिनेंट का आंसर आ रहा है ये लिख दें। तो डेल्टा की नोटेशन भी जो डिटर्मिनेंट के लिए यूज़ होती है। तो 3 नोटेशन जो है वो यूज़ होती हैं। पहली डेल्टा वाली यूज़ होती है, डेल्टा का मतलब ये है कि हम डिटर्मिनेंट लिखने लगे हैं किसी मैट्रिक्स का। या फिर डी ई टी ऑफ ए, डी ई टी ऑफ ए का मतलब ये है कि हम ए का डिटर्मिनेंट लिखने लगे हैं, ये भी डिटर्मिनेंट की नोटेशन के लिए यूज़ होता है। और उसके अलावा अगर आप जो है वो जो मैट्रिक्स ए है उसकी साइड पे जो है वो वर्टिकल लाइंस जो है लगा दें इस तरह, तो ये वर्टिकल लाइन जब लगा देंगे तो उसका मतलब ये होगा कि हम अब ये मैट्रिक्स नहीं है, अब ये मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, जो मैट्रिक्स ए होता है उनको इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ए सिंपली लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये मैट्रिसेस हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनकी साइड पे आप जो है वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए की साइड पे लाइन लगा दिया वर्टिकल ये वाली, तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये मैट्रिक्स ए नहीं रहा, ये मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है। और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों डिफरेंट होते हैं। डिटर्मिनेंट आपके पास कोई ना कोई एक नंबर होता है, मैट्रिक्स आपके पास कोई नंबर नहीं होता है। मैट्रिक्स आपके पास एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसको स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज किया होता है, तो ये आपके पास मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स आपके पास कोई नंबर नहीं होता, लेकिन जो डिटर्मिनेंट होता है वो आपके पास एक नंबर होता है। अब यहाँ पे इस तरह अगर हम बी के साइड पे लाइन लगा देंगे तो ये जो आपके पास क्वांटिटी बनेगी, अब आपके पास ये मैट्रिक्स नहीं रहेगा, बल्कि ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा जो कि कोई ना कोई एक नंबर होगा जो कि हम सॉल्व करके इवेल्युएट करते हैं। तो मैट्रिक्स अगर कोई 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स स्कीमा दिया गया तो आप उसका डिटर्मिनेंट जो है क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट जो है उस मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर लिखा होगा वही उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। तो ये है 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स के 1 क्रॉस 1 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का वे, कि उस मैट्रिक्स के अंदर जो भी एक एंट्री लिखी हुई है 1 क्रॉस 1 ऑर्डर के मैट्रिक्स के अंदर, वही एंट्री क्या होगी उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। जैसे मैट्रिक्स ए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 1, तो इसका डिटर्मिनेंट यानी कि डेल्टा वो किसके इक्वल होगा, वो 5 के इक्वल होगा। इस तरह आपके पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसके अंदर एक ही एंट्री लिखी हुई है, वो एंट्री कौन सी है, -10 है, तो इसलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, -10 होगा। तो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में आपके जो आपका जो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसके अंदर जो भी एंट्री लिखी हुई है एक, वही एंट्री जो है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैट्रिक्स ए मैं लेता हूँ, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स के अंदर 1/2 ले लेता हूँ, ये एक एंट्री लिखी हुई है, ये 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर मैंने इसका डिटर्मिनेंट लिखना है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, वही एंट्री होगी जो यहाँ पे लिखी हुई है, इसका डिटर्मिनेंट होगा आपके पास 1/2। अगर यहाँ पे -1/2 लिखता हूँ तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, फिर वो -1/2 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट आपके पास हमेशा एक नंबर होता है और मैट्रिक्स आपके पास नंबर नहीं होता। ठीक है, मैट्रिक्स कोई और क्वांटिटी होती है, डिटर्मिनेंट कोई और क्वांटिटी होती है। डिटर्मिनेंट आपके पास एक नंबर होता है, जैसे नंबर्स आप लोग यूजुअली पढ़ते हैं रियल नंबर्स वगैरह, लेकिन मैट्रिक्स जो वो नंबर नहीं होता, वो क्या होता है, नंबर्स के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को स्क्वायर ब्रैकेट से इंक्लोज करने के बाद जो एक्सप्रेशन बनता है वो वाला एक्सप्रेशन होता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये था 1 क्रॉस 1 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने का वे। उसके बाद नेक्स्ट ये, अगर आपके पास कोई 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया हो तो आपने उसका डिटरमिनेंट जो है कैसे फाइंड आउट करना है। तो लेट्स से आपके पास ये कोई जनरल कोई 2 क्रॉस 2 का एक ऑर्डर का एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है जिसकी एंट्रीज कौन सी है, A11 12 और 21 और 22। तो यहाँ पे जो ये वाली एंट्रीज है इनको मेन डायगोनल वाली एंट्रीज कहते हैं या प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज जो है वो कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आप 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने लगे होंगे तो आपने जो मेन डायगोनल वाली एंट्रीज है सबसे पहले आप लोगों ने उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि यहाँ पे एरो से भी रिप्रेजेंट करके बताया हुआ है कि आप लोगों ने क्या करना है, A11 को जो है वो ये
मल्टीप्लाई करना है A22 के साथ में। ये जो डायगोनल एंट्रीज आ रही है ये वाली सबसे पहले आप लोगों ने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो A11 को आपने मल्टीप्लाई करना है A22 के साथ, तो आंसर आपके पास जो है वो ये वाला आ जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, माइनस का सिंबल जो है वो खुद से लगाना है। ठीक है, माइनस का सिंबल खुद से लगाना है। और जो बाकी दो एंट्रीज अब बच गई होंगी जिनको नॉन डायगोनल एंट्रीज कहती हैं, अब आप लोग कहते हैं, अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मीन्स A12 को A21 के साथ अब आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब ये क्या हो रहा है, दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस आ रहा है। इसको नेक्स्ट आप लोगों ने जो है सिंपलीफाई करके सॉल्व कर लेना। जो भी आपका आंसर आएगा ये होगा इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। मीन्स कि 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको मिल जाएगा। पर्टिकुलर एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पर्टिकुलरली एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन दिया गया है और आपसे कहा जाता है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट करो। डिटर्मिनेंट आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तो आप क्या करेंगे, 1 को सबसे पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके साथ बाद माइनस का सिंबल खुद से लगाना है, हमेशा लगाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। उसके बाद ये जो -2 है इसको आप लोगों ने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -2 को क्या कर दिया, 3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट सिंपलीफिकेशन करनी है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास 4 आया। और 3 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा -6। और ये वाला -6 में जो माइनस आ रहा है, ये वाला माइनस जो है इस माइनस के साथ जो है कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो प्लस के बाद आपका आंसर आ जाएगा 6। तो 4 + 6 किसके इक्वल होता है, 10 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स ए है इसका डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, वो 10 के इक्वल होगा। तो याद रखना आप लोगों ने इस तरह लिखना कि जो मैट्रिक्स ए है वो 10 के इक्वल है। ये तरीका जो है वो गलत होगा। मैट्रिक्स ए जो है वो 10 के इक्वल नहीं है। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 10 के इक्वल होता है। मैट्रिक्स जो है ए जो है वो किसी नंबर के इक्वल नहीं होता। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो किसी ना किसी नंबर के इक्वल होता है। तो आपने नोटेशन वाइज जो है एहतियात करनी है। अगर आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो इस तरह ए इज इक्वल टू 10 आप लोगों ने नहीं लिखना, ये गलत है। बल्कि लिखना है कि ए का डिटर्मिनेंट जो है, ये इस तरह लिखना है डेल्टा, या फिर इस तरह लिख देना है कि डिटर्मिनेंट यानी कि DET ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल है, वो 10 के इक्वल है। तो ये आपका तरीका सही होगा डिटर्मिनेंट लिखने का, ये गलत है। तो ये था कि कोई अगर आपके पास 2x2 मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का वे। उसके बाद नेक्स्ट है कि किसी 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो जब भी किसी 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम उस मैट्रिक्स को जो है किसी एक रो या कॉलम से जो है वो एक्सपेंड करते हैं। हम इस मैट्रिक्स को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश जो है कोशिश यही होगी, हम जो है जब भी हमें मैट्रिक्स दिया गया उसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें ताकि हमें समझने में और कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अदरवाइज आप जो है किसी मैट्रिक्स को सेकंड रो से भी एक्सपेंड करके उसका डिटरमिनेंट वैल्यूट कर सकते हैं, थर्ड रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम से भी, सेकंड कॉलम से भी और थर्ड कॉलम से भी। सभी केसेस में आपका आंसर जो है हमेशा इक्वल ही आता है मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का। लेकिन साइंस की थोड़ी सी जो है वो चेंजिंग होती है जब भी आप डिफरेंट रो या डिफरेंट कॉलम से किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट करते हैं। तो क्योंकि आप लोगों को परेशानी ना हो ज़्यादा समझने में, इसलिए मैं आप लोगों को जो है वो ये सिर्फ ये कहूँगा कि फर्स्ट रो से किसी भी मैट्रिक्स को जो है वो एक्सपेंड करके 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को उसका डिटरमिनेंट जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। याद रखना, जो फर्स्ट 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट वही नंबर होता है जो उसके अंदर लिखा होता है। जो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने का वे ये है कि पहले डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर माइनस का सिंबल लगाने के बाद जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपलीफिकेशन कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा डिटरमिनेंट का। लेकिन जो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने का वे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है कि उसके केस में हम जो है वो मैट्रिक्स को किसी एक रो से एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड कैसे करते हैं उसका तरीका मैं भी आपको सिखाता हूँ। ये आपके पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये एक आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3 है, या इसका ऑर्डर क्या है 3x3 है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को जो है वो एक्सपेंड करना है फर्स्ट रो से ताकि हम जो है इसका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकें। तो एक्सपेंड कैसे करेंगे, नेक्स्ट ये तो आपके पास मैट्रिक्स ए है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है, ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, हमने क्या करना है पहली रो से एक्सपेंड करना है। पहली रो से एक्सपेंड करने का क्या मतलब है, पहली रो में जो सबसे पहला नंबर आ रहा है 3, आप क्या करेंगे पहले उस 3 को लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 3 वाले कॉलम और 3 वाले रो को जो है भूल जाएंगे। बाकी आपके पास जो है वो ये जो नंबर बच जाएंगे, इन नंबर्स का डिटर्मिनेंट जो है हम क्या करेंगे इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये नंबर कौन से हैं, नंबर आपके पास है 2,
4 -2 और 1। ये हमें कैसे पता चले हैं? 3 हमने नंबर लिखा है यहाँ पे, और 3 नंबर जिस भी रो जिस भी कॉलम में मौजूद है, उस रो और कॉलम को हम लोगों ने क्या कर दिया, कट कर दिया है, और बाकी जो एलिमेंट्स बच गए हैं उनको लिख दिया है। ये जो बाकी एलिमेंट बच गए हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे 3 के साथ आप यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, साइड बेस डिटर्मिनेंट का आंसर वैल्यूड करके उसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम साइड बेस डिटर्मिनेंट का आंसर निकालें तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा, और उसके बाद माइनस का सिंबल खुद से लगाएंगे, और 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा -8। तो 2 माइनस 8 किसकी इक्वल आएगा, 2 माइनस 8 आपके पास जो है वो 2 प्लस 8 के इक्वल आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है, ये 10 के इक्वल है। हमने फिर नेक्स्ट क्या करना है, इस 3 को जो है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट माइनस का सिंबल आप लोगों ने खुद से लगाना है, और माइनस का सिंबल खुद से लगाने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, जो पहले कॉलम पहली रो की दूसरी एंट्री थी, अब उसको लिख लेना है। दूसरी एंट्री कौन सी है, 1 है, इस 1 को लिख देना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, 1 वाले कॉलम और 1 वाली जो रो है उसको कैंसिल आउट कर देना है, और जो बाकी एलिमेंट्स बच जाएंगे उनका डिटर्मिनेंट जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। बाकी एलिमेंट्स कौन से हैं, -1, 4, 3 और 1। तो -1, 4, 3 और 1, इनका क्या करना है, आप लोगों ने इस तरह लिख के तरतीब वाइज आप लोगों को क्या करना है, इनका डिटर्मिनेंट जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया है, कि इनका आंसर जो है डिटर्मिनेंट का साइड पे इवैल्यूएट करने के बाद उस आंसर को भी जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, आप जब आपकी पहली रो का 1 भी क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो पहली रो का तीसरा एलिमेंट 2 है उसको लिखना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, प्लस का सिंबल लगाना है यहाँ पे, ठीक है। प्लस का सिंबल लगाने के बाद 2 लिख देंगे। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, जो 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम है उसको यहाँ पे अगेन जो है वो कैंसिल आउट कर दोगे, और कैंसिल आउट करने के बाद देखेंगे आपके पास कौन से एलिमेंट बच गए हैं। आपके पास ये वाले एलिमेंट जो है बच गए हैं, ये आपके पास -1, 2, 3 और -2। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है इसको फाइंड आउट करके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 3 के साथ 10 को मल्टीप्लाई किया था। तो ये है फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने का वे किसी भी मैट्रिक्स को। तो यहाँ पे इसका अगर हम आंसर निकाल लें, -1 के साथ जो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास जो है -1 आएगा। उसके बाद माइनस का सिंबल खुद से लगाएंगे, और 4 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 12। तो -1 और -12 ये किसके इक्वल होता है, ये -13 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास -13 आ जाएगा। इसी तरह इस डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। पहले -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आप जो है यहाँ पे लिखेंगे। तो 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को -13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 को इस डिटर्मिनेंट का जो आंसर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दी सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा, आपको इस 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो मिल जाएगा। जो कंप्लीट सोल्यूशन है 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का, कोई और मैट्रिक्स लेके उसको जो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो एक अगेन एग्जाम्पल करेंगे, ताकि आप लोगों की जो है मजीद प्रैक्टिस जो है वो हो सके। तो आज के लेक्चर के लिए फिर इतना ही काफ़ी है।